हेलो स्टूडेंट्स, आइए अपनी आरोह काव्य खंड की कविता सहर्ष स्वीकारा है को समझने के बाद आइए अब इसके प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें उन पर टिप्पणी करनी है। पहला है गर्वीली गरीबी, दूसरा है भीतर की सरिता, तीसरा है बहलाती सहलाती आत्मीयता और अंतिम है ममता के बादल। तो पहला है गर्वीली गरीबी। अब हम इस पर टिप्पणी करते हैं, अर्थात इसके बारे में समझाते हैं। फिर कवि कहते हैं कि कवि आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, अर्थात वो बहुत गरीब है, लेकिन गरीब होते हुए भी वो बहुत स्वाभिमानी है। उन्हें अपनी गरीबी से शर्म नहीं आती, बल्कि वह अपनी गरीबी में स्वाभिमानी होने को महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा कदापि नहीं लगता कि यदि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी पैसे से स्थिति यदि निम्न है, तो वह उनके लिए शर्म की बात है, बल्कि वह गरीब हैं तो क्या हुआ, ऐसा सोचते हुए वह स्वाभिमान से जीवन बिताते हैं। उन्हें अपनी गरीबी के कारण हीनता का अनुभव नहीं होता, बल्कि वो अपनी उस गरीबी में गर्व का अनुभव करते हैं। क्यों? कारण यह है कि वह उनकी जो गरीबी है, उस गरीबी की स्थिति को भी उनकी प्रेमिका पसंद करती है। उनकी वह गरीबी भी उनकी प्रेमिका को प्रिय है, इसलिए उन्हें अपनी गरीबी में हीनता की अनुभूति ना होकर गर्व का अनुभव होता है। अगला आता है भीतर की सरिता, भीतर अर्थात अंदर की, सरिता नदी। कवि कहते हैं कि जिस तरह एक नदी में लगातार जल प्रवाह होता रहता है, अर्थात जल बहता रहता है, उसी तरह उनके मन के अंदर भी एक भावों की नदी बह रही है। उनके मन के अंदर भावों का एक प्रवाह है जो लगातार बहता रहता है और अपनी प्रेमिका के प्रति उनके प्रेम को और मजबूत करता रहता है। अगला आता है बहलाती सहलाती आत्मीयता। बहलाना अर्थात किसी को भी अच्छा सा महसूस कराना, आत्मीयता अपनापन। कवि कहते हैं कि उनकी प्रेमिका का जो स्वभाव है वो बहुत आत्मीयता से भरा हुआ है, अर्थात वो कवि के प्रति अपने मन में बहुत अपनापन रखती हैं और उस अपनेपन के कारण ही वो उनकी हर स्थिति को अपना लेती हैं और उन्हें कवि की हर स्थिति प्रिय लगती है। उन्हें कवि की गरीबी, उनके विचारों का जो की समृद्धि है, वो सारी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं और कवि उन्हें स्वीकार करते हैं। तो इस तरह कवि कहते हैं कि उनके अंदर भी जो अपनी प्रेमिका के प्रति अपनापन है वह उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ममता के बादल। कवि कहते हैं जिस तरह आसमान में बादल मंडराते रहते हैं, आसमान में चारों ओर बादल मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इसी तरह कवि के मन पर उनकी प्रेमिका की ममता अर्थात प्रेम मंडराता रहता है। अर्थात कवि को हर समय अपनी प्रेमिका के प्रति प्रेम का एहसास होता रहता है। उन्हें इसी तरह महसूस होता है जिस तरह हर समय आसमान में बादल मंडराते रहते हैं, इसी तरह हर समय उनके मन पर, उनके हृदय पर उनकी प्रेमिका के प्रति प्रेम का भाव मंडराता रहता है। अगला प्रश्न आता है व्याख्या कीजिए, अर्थात हमें उसका अर्थ समझाना है। पंक्तियां हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहते हैं कि अब हमें बताना है कि इन पंक्तियों में चांद की तरह आत्मा पर चेहरा झुका हुआ है, उसको अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों की गई है। कवि कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके और उनकी प्रेमिका के बीच क्या संबंध है, ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें वो बंधे हुए हैं, एक दूसरे के प्रति इतने गहरे प्रेम का वो अनुभव करते हैं। कवि कहते हैं उन्हें तो यदि पता है
तो बस इतना ही पता है कि उनके हृदय के अंदर जो प्रेम है, जितना वो उसे बाहर व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, वह उतना ही और अधिक भर जाता है। अर्थात वो अपने हृदय में बसे हुए प्रेम को जितना बाहर निकालने का या व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, वह प्रेम मन में उतना ही और अधिक गहरा बढ़ता चला जाता है। और कवि को ऐसा लगता है कि उनकी प्रेमिका का प्रेम उनके हृदय में उसी तरह समाया हुआ है, उसी तरह लगातार रहता है, जिस तरह झरने से लगातार जल बहता रहता है। इसी तरह कवि के मन में उनकी प्रेमिका के प्रति प्रेम बहता रहता है। और दूसरी ओर कवि यह उदाहरण देकर भी समझाते हैं कि जिस तरह आसमान में चांद चमकता रहता है और वह अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, इसी तरह तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे हृदय में खुशियाँ बिखेरता रहता है, प्रेम को फैलाता रहता है, मेरे प्रेम को, मेरी खुशियों को और अधिक बढ़ाता रहता है। अब यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ बतानी थी कि अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों कही गई है। तो कवि कहते हैं कि उनके ऊपर जो चंद्रमा की भांति प्रकाश फैला हुआ है, वह कवि की प्रेमिका का प्रभाव है। लेकिन अब कवि चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका उन्हें भूल जाए, वो अपनी प्रेमिका को भूल जाएं। इसलिए वो अंधकार अमावस्या अर्थात अमावस्या के दिन जितना गहरा अंधकार होता है, उस अंधकार के समान निराशा में डूब जाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका उन्हें भूल जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि वह दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में समा जाना चाहते हैं। अर्थात दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या की रात्रि को जो अंधकार फैला हुआ होता है, उस अंधकार के समान निराशापूर्ण जीवन में वो डूब जाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी प्रेमिका को भूल सकें। और यदि वो उसे भूल सकेंगे तो भविष्य में प्रेमिका के ना होने का जो डर उन्हें सता रहा है, वह उन्हें नहीं सताएगा, वह उस डर से दूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, सहा नहीं जाता है। इन पंक्तियों के आधार पर हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और हमें उनके उत्तर देने हैं। पहला है, अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण का प्रयोग किया गया है और उससे विशेष्य में क्या अर्थ जुड़ जाता है। तो इसका उत्तर आता है, अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण का प्रयोग किया गया है। दक्षिण ध्रुवी विशेषण के प्रयोग से विशेष्य कौन सा है? अंधकार। अंधकार में कुछ विशिष्ट हो गया है, कुछ विशेषता आ गई है, कुछ अलग सापन आ गया है। और जो अंधेरा था वो घना और भी अधिक घना महसूस होने लगा है। अर्थात अंधकार जो होता है वो गहरा होता है, घना होता है, लेकिन जब हम उसमें दक्षिण ध्रुवी विशेषण का प्रयोग कर देते हैं तो घना अंधकार जो था वो और अधिक घना प्रतीत होने लगता है। इसलिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण का प्रयोग कर देने से विशेष अंधकार में विशिष्टता दिखाई देने लगती है। अगला आता है, कवि के व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा गया है। तो इसका उत्तर आता है, कवि अकेले जीवन बिता रहे हैं, दर्द से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ जीवन बिता रहे हैं और उनका जो दुख है, एक बहुत अधिक गहरा दुख जिसको वो झेल रहे हैं, उसको उन्होंने अमावस्या कहा है। अगला प्रश्न आता है, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख कीजिए। अर्थात जो ये स्थिति है, इससे विपरीत जो स्थिति है, अर्थात अपोजिट जो स्थिति है, वो कौन सी स्थिति कविता में दिखाई गई है, बताई गई है, और इसका व्यक्त करने वाले शब्द जो हैं उनकी हमें व्याख्या करनी है। तो कवि कहते हैं, प्रिय को भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या के विपरीत स्थिति है कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजिला। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरे चारों ओर
मेरी प्रेमिका के होने का एहसास है कि मेरे चारों ओर वही समाई हुई है, वही है, और यह एहसास मेरे लिए फैला हुआ है। और दूसरी ओर प्रेमिका के वियोग अर्थात उनके ना होने का जो दुख है, जो निराशा है, जो वेदना है, वह व्यक्त की गई है। प्रेमिका के ना होने को गहरे अंधकार से व्यक्त किया गया है। तो ये जो दोनों स्थितियां हैं, ये दोनों स्थिति विपरीत है। एक ओर तो प्रेमिका को कवि के चारों ओर होने का एहसास कराया गया है कि कवि की प्रेमिका कवि के चारों ओर समाई हुई है। दूसरी ओर बताया गया है कि कवि इतनी गहन अंधकार में, निराशा में डूब जाना चाहते हैं कि दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुव पर अमावस्या के दिन फैले हुए अंधकार में, पाताल की गुफाओं में जो बिल बने हुए हैं, उन बिलों में जो धुआं फैला हुआ है, उसकी निराशा में खो जाना चाहते हैं। तो ये जो दोनों स्थितियां हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अगला आता है कवि अपने संबोध्य, जिसको कविता संबोधित की गई है, अर्थात कविता का तुम यानी कि कवि की प्रेमिका को पूरी तरह भूल जाना चाहते हैं। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है, अर्थात ऐसा कौन सा तरीका अपनाया गया है जिससे ऐसा लगता है कि ये कविता बहुत अधिक प्रभावशाली हो गई है, बहुत अधिक प्रभाव वाली हो गई है। तो कवि अपनी प्रेमिका को पूरी तरह भूल जाना चाहते हैं। स्थिति किसी अमावस्या जैसी होगी। जब वो भूल जाएंगे, उनके मन में निराशा छा जाएगी और वह निराशा अमावस्या के अंधेरे के समान होगी, तो वह स्थिति अमावस्या कहलाएगी। किसी कवि भी अपनी प्रेमिका से अलग होकर अंधकार में डूब जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह अंधकार उनके शरीर पर, चेहरे पर, मन पर पूरी तरह फैल जाए और इतना अधिक प्रभावशाली हो जाए, जैसे कि कोई व्यक्ति जब नहाता है तो उसका पूरा शरीर जल से गीला हो जाता है। उसी तरह कवि चाहते हैं कि जो निराशा है वो उनके मन पर, हृदय पर, चेहरे पर, शरीर पर, सभी पर इसी तरह छा जाए जिस तरह नहाते समय जल से शरीर गीला हो जाता है। और कवि ने इसके लिए नहालू शब्द का प्रयोग भी किया है और बताया है कि वह अपनी प्रेमिका से अलग तो होना चाहते हैं, लेकिन उसके अलग हो जाने के साथ साथ ही वह कितने अधिक दुखी भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। और कविता की शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं। चर्चा की अंतर विरोध अर्थात दोनों के अंदर कैसा विपरीतता दिखाई देती है, दोनों में बिल्कुल अलग अलग स्थिति दिखाई देती है। तो कैसे? कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात हर्ष से स्वीकार लिया गया, प्रेम से, खुशी से स्वीकार लिया गया। जो भी कवि को मिला है जीवन में, वह कवि ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है, उसमें कोई भी उन्होंने शिकायत नहीं की है। तो कवि कहते हैं कि उन्होंने हर चीज़ को बड़ी इच्छा से, बड़ी प्रसन्नता से सारी चीज़ों को स्वीकार कर लिया है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो सारी परिस्थितियाँ, वो सारी स्थितियाँ कवि की प्रेमिका को प्रिय लगती हैं, इसलिए कवि ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। दूसरी ओर कवि यह भी कहते हैं कि उनकी प्रेमिका का उनके प्रति जो अपनापन है, आत्मीयता है, वो उससे दूर होना चाहते हैं, वो उससे बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि भविष्य में उनकी प्रेमिका उनके साथ नहीं होगी तो उनका जीवन असहनीय हो जाएगा। इसलिए वे चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका उनसे दूर हो जाए, वह उसे भूल जाएं और उसके बिना अपना जीवन बिताने की वो आदत डाल लें। तो एक ओर तो प्रेमिका के प्रति इतना अपनापन, दूसरी ओर प्रेमिका से दूर होने की बात, तो इस तरह इन दोनों के बीच विरोध की भावना प्रतीत होती है और जो पूर्ण रूप से उन दोनों को विपरीत बना देती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ अर्थबोध ग्रहण संबंधी प्रश्न। अर्थबोध ग्रहण संबंधी प्रश्न का जो पैराग्राफ है वो है, सचमुच मुझे दंड दो, यहाँ से लेकर वह तुम्हें प्यारा है, पूरा पैराग्राफ। इसका पहला क्वेश्चन आता है, कवि दंड क्यों पाना चाहते हैं, अर्थात कवि खुद को दंड क्यों देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कवि अपने आप को दंड इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें
अपनी प्रेमिका के साथ या उसके सहारे से रहने की आदत बन चुकी है और वो उस आदत को छोड़ देना चाहते हैं, उससे छूटना चाहते हैं, उससे अलग होना चाहते हैं। वो अपनी प्रेमिका से दूर होना चाहते हैं। उनकी प्रेमिका का साथ इतना अधिक उन्हें मिला है कि वे अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे, इसलिए वो चाहते हैं कि अलग हो जाएं और अलग होना आसानी से संभव नहीं है। इसलिए चाहते हैं कि उनकी प्रेमिका उन्हें दंड दे। यदि वह दंड देगी तो कवि के मन में उसके प्रति कुछ दूरियां आएंगी और उससे दूर होना संभव हो सकेगा। अगला प्रश्न आता है, कवि के जीवन में उनकी प्रेमिका का क्या स्थान है? कवि के जीवन में उनकी प्रेमिका का स्थान बहुत ऊंचा है और उसका प्रमाण हमें इस बात से भी मिलता है कि कवि के जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी स्थितियां हैं, जो भी उपलब्धियां, कवि ने उन्हें सहर्ष स्वीकार लिया है, प्रसन्नतापूर्वक हर्ष के साथ अपना लिया है। कवि को उन सारी चीज़ों में कोई शिकायत नहीं है, वो उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। अगला आता है, कवि दंड के रूप में क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि दंड के रूप में वो पाताल की उन अंधेरी गुफाओं में चले जाएं जहां बहुत अंधकार होता है, और उन गुफाओं में ही नहीं बल्कि उन गुफाओं में बने हुए बिलों में जहां और भी गहरा अंधकार होता है, और उसके साथ साथ ही उन बिलों में फैले हुए धुएं के जो बादल हैं जो उस अंधकार को और भी अधिक गहरा बना देते हैं, उनमें वो खो जाना चाहते हैं। क्यों इसलिए खो जाना चाहते हैं क्योंकि कवि को लगता है कि जब तक वो अपनी प्रेमिका से दूर नहीं होंगे तब तक वह उसे भूल नहीं पाएंगे, और यदि वह इतने गहरे अंधकार में चले जाएंगे, इतने गहरे अंधकार में निराशा में डूब जाएंगे, तो अपनी प्रेमिका को भूल पाना उनके लिए कुछ सरल हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, कवि जीवन के हर दुख सुख को सहर्ष भाव से क्यों स्वीकार करते हैं? बात वहीं आती है, कवि अपनी प्रेमिका से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनकी प्रेमिका उन्हें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपनाने के लिए तैयार है। वह उन्हें हर चीज़, हर परिस्थिति में स्वीकार कर चुकी है। इसलिए कवि कहते हैं कि उन्हें जो भी मिला है वह चाहे सुख से भरा हो चाहे दुख से भरा हो, उन्होंने हर्षपूर्वक अर्थात प्रसन्नतापूर्वक अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वह सब कुछ उनकी प्रेमिका को प्रिय लगता है। अगला आता है सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न, जिसमें हमें भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताना होता है। तो हमारी जो पंक्तियां हैं, जिंदगी में जो कुछ भी है, यहाँ से लेकर संवेदन तुम्हारा है, ये पैराग्राफ है हमारा। और पहला प्रश्न आता है, इस काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो भाव सौंदर्य, जैसा कि आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, भाव सौंदर्य में हमें इन पंक्तियों का अर्थ बताना होगा। तो है, इस काव्यांश में कवि ने अपनी गरीबी को और अपने विचारों के वैभव को, भीतर की सरिता को, इन सारी चीज़ों को अपनी उपलब्धियां माना है। उन्होंने माना है कि यह उनकी उपलब्धियां हैं जो उन्हें मिली हैं, और इसका सारा श्रेय उन्होंने अपनी प्रेमिका को दिया है। उनकी प्रेमिका ने उन्हें उस रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए कवि ने भी उन सारी चीज़ों को अपने जीवन की उपलब्धियां मानकर हर्ष के साथ या प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया है। अगला आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में हमें बताना है कि इसकी जो भाषा है वो सरल सहज है, और जो इसकी शैली है वो संबोधन शैली है, अर्थात बार बार संबोधित करते हुए कहा गया है, इसलिए यहाँ पर संबोधन शैली है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अर्थात जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है और अर्थ एक ही होता है, तब वहाँ पर हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसलिए यहाँ पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर बहुत सारे संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है। और साथ ही साथ इसमें जो ये हमारी कविता है, ये लय, तुक और छंद के बंधन से मुक्त है, इसमें कोई भी बंधन नहीं है। तो यहाँ पर हमारी ये कविता पूरी होती है। धन्यवाद।